बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, चैप्टर नंबर 20। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए का टॉपिक आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। इससे बेटे केमिकल नेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको किसने डिस्कवर किया, इसकी डिस्कवरी क्या है। तो 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने इसको कहाँ से डिस्कवर किया था? वाइट सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया था ह्यूमन सेल के और फिश स्पर्म के वाइट सब्सटेंस से इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। ठीक है, और ये मेंडल के वर्क के बाद ये क्या हुआ था, इनका ये डिस्कवरी क्या हो गई थी, पब्लिश हो गई थी। ठीक है बेटे, मैंने आपको क्या बताया, फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 के अंदर इसको वाइट सब्सटेंस के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लियन का नाम दे दिया था। ठीक है, क्यों बेटे न्यूक्लियन का नाम उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि इसको न्यूक्लियस के अंदर से डिस्कवर किया था ना, न्यूक्लियस की वजह से इसका न्यूक्लियन का नाम दे दिया था। ठीक है बेटे, उसके बाद न्यूक्लियन क्या था, एसिडिक था, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। ठीक है बेटे, 50 इयर्स तक जो बायोलॉजिस्ट थे इनके ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया। ठीक है, और 1920 के अंदर न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर दिया गया। और किसने किया बेटे, इसको PA11 ने क्या कर दिया, इसका बेसिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर दिया। कैसे बेटे, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कहा कि 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कौन से 3 मेन कंपोनेंट्स हैं? एक तो PO4 ग्रुप यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। 3 तरह के ग्रुप से इनके अंदर, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर, उसके बाद नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस। इन तीनों चीज़ों से मिलके ये 3 मेन कंपोनेंट हैं किसके, डीएनए के। ठीक है, ये डिस्कवर किए गए। अगर हम 1 बाय 1 तीनों चीज़ों को डिस्कस करें तो फॉस्फेट ग्रुप सिंपली PO4 अटैच होता है किसके साथ, 5 कार्बन के साथ। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, 5 कार्बन शुगर की, तो ये बेटे इसके अंदर क्या है, पेंटोज शुगर है। अगर मैं यहाँ से आपको एक बता दूँ, ये पेंटोज शुगर है, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या है बेटे, नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस है। और ये भी यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा क्या, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 कॉर्नर्ड और 5 कार्बन पर मुश्तमिल जो शुगर है, राइबोज शुगर। ठीक है, ये पहले आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस की, तो नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस 2 तरह की हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। अगर मैं बात करूं प्यूरीन्स की, तो ऐसी बेसेस, ऐसी नाइट्रोजनस बेसेस जिनमें डबल रिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, प्यूरीन। और ऐसी नाइट्रोजनस बेस जिसके अंदर सिंगल रिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन्स। ठीक है बेटे, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास बेटे हैं, एडेनिन और गवानीन क्या हैं, ये प्यूरीन्स हैं। साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल ये क्या हैं, पिरिमिडीन्स हैं। सिंगल रिंग वाली जो बेसिस हैं वो क्या होंगी, पिरिमिडीन्स होंगी। समझ आ गई है बेटे। उसके बाद हमें क्या पता चला कि ये मेन कंपोनेंट्स जो 3 हैं, 3 मिलके क्या बना लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। और वो न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट है किसका, डीएनए का। समझ आ गई है बेटे।
ये बेसिक यूनिट क्या है, डीएनए का यूनिट क्या है। जिस तरह प्रोटीन किससे मिलके बनती है, अमीनो एसिड से मिलके बनती है, इस तरह ये जो डीएनए है ये किससे मिलके बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, जिसके अंदर बेसिक 3 चीज़ें हैं, बेस, नाइट्रोजनस बेस, और इसके बाद ये राइबोज शुगर, और उसके बाद ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 ग्रुप उसके साथ अटैच है। ठीक है बेटे, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ये कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच होता है, बेस अटैच होती है। ये कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच होता है, PO4 अटैच होता है। ये इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। समझ आ गई है? अच्छा जी, और इसके बाद अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस देखें कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ठीक है बेटे, किसके ज़रिए से, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। अब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे होगा, जिस तरह ये पेंटोज शुगर और ये न्यूक्लियोटाइड, इसके 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या अटैच होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा। ये हाइड्रोक्सल ग्रुप किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, PO4 के साथ जाके रिएक्ट करेगा। ठीक है बेटे, इधर OH होता है ना नॉर्मली, तो इसके साथ जाके एक्ट करेगा, इन दोनों की इंटरेक्शन होगी, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, POC बॉन्ड, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नाम दे देते हैं। और इसी तरह न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, मल्टीपल ये लेयर बना लेंगे और पूरा का पूरा स्ट्रैंड बना लेंगे, और इसी तरह डीएनए का ऑपोजिट स्ट्रैंड भी इसी तरह से बनेगा। समझ आ गई है बेटे? अच्छा जी, और हमें पता चला कि इस साइड पे अगर ये एक पॉलीमर, फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीमर बन गया, 2 न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर बन गया, तो ये इस वाले एंड को हम क्या बोलेंगे, 5 प्राइम एंड, इस वाले एंड को क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एंड। अब 3 प्राइम एंड पे अभी भी हाइड्रोक्सल है और 5 प्राइम एंड पे PO4 है। ये बेटे आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ज़रूर आप लोगों ने याद रखना है कि 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, PO4 होता है, और 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, हाइड्रोक्सल होती है। और ये किस तरफ को प्रोसीड करती है, यानी कि हाइड्रोक्सल का जाके हाइड्रोक्सल के साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो इस साइड को ये नहीं बढ़ेगी, 5 प्राइम साइड को ये नहीं बढ़ेगी, किस साइड को जा रही है, 3 प्राइम एंड वाली साइड को। ये जो पॉलीमर है ये इलोंगेट किस साइड को करेगा, 3 प्राइम एंड वाली साइड को। 5 प्राइम एंड वाली साइड को ये कभी भी इलोंगेट नहीं करेगा। ये आप लोगों ने याद रखनी है ये चीज़। अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जो पॉलीमर है डीएनए का वो किस तरफ को बढ़ रहा होता है, रेप्लिकेशन किस साइड को हो रही होती है, तो आपने बताना है उसकी डायरेक्शन आपने बतानी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नॉट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। याद रखनी है ये बात। समझ आ गई है? क्यों बेटे, 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है और वो हाइड्रोक्सल के इंटरेक्शन की वजह से ही फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है ना, तो ये इस साइड को इलोंगेट करेगा, उस साइड को इलोंगेट नहीं करेगा। समझ आ गई है बेटे? अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एरवन चेरगॉफ की। एरवन चेरगॉफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या डिटर्मिन किया था कि उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी अमाउंट कैसे होती है। जितना एडेनिन, अब आपको पता होना चाहिए ना एडेनिन किसके साथ बाइंड करेगा, एडेनिन हमेशा थायमिन के, प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ बाइंड करता है हमेशा। एडेनिन थायमिन के साथ A और T का बॉन्ड बनता है और C और G का बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटे, एडेनिन किसके साथ जुड़ती है, थायमिन के साथ। किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। और गवानिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, साइटोसिन के। अब थायमिन और साइटोसिन ये दोनों क्या है, पिरिमिडिन्स हैं, सिंगल रिंग हैं, और ये दोनों कौन सी हैं, ये दोनों प्यूरिन्स हैं, डबल रिंग्ड जो नाइट्रोजनस बेस हैं। तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगी, गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगी, और इस तरह से ये क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड बना लेंगे। आपको पता है ना डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है हमेशा, और आरएनए क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। आरएनए में T की जगह क्या होता है, U होता है। समझ आ गई है बेटे? अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी एरवन चेरगॉफ ने क्या डिस्कवर किया कि डीएनए में जितनी अमाउंट एडेनिन की होगी ना उतनी ही थायमिन की होगी, और जितनी गवानिन की होगी उतनी साइटोसिन की होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने बेटे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है। अब इस एंड पे मैं आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ।
अगर हमारे पास डीएनए के अंदर 20% एडेनिन है तो कितने परसेंट हमारे पास गवानीन होगा? 20% हमारे पास एडेनिन है तो कितने परसेंट हमारे पास गवानीन होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है बेटे। उसके बाद हम बात करें बेटे एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए से रोजालिन फ्रैंकलिन ने हमें क्या बताया था, इसका डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। समझ आ गई है? क्या है जी? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताने कि ऊपर मैंने बनाया हुआ है कि एडेनिन और थायामिन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होगा और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में हमेशा क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसी टॉपिक में से आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड और व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड अगर तीनों चीज़ें होंगी, नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर और PO4 होगा तो ये न्यूक्लियोटाइड होगा। अगर PO4 नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड होगा। ठीक है बेटे। उसके बाद रोजालिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था बेटे, एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए से उन्होंने हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था। म्योरिस विलिगन्स ने डीएनए के फाइबर्स को प्रिपेयर किया था रोजालिन फ्रैंकलिन के साथ मिलके एक्सरे डायफ्रैक्शन में, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स है और उसका डायामीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर, और हेलिकल कंप्लीट होता है और टर्न उसमें कितने का होता है? 3.4 नैनोमीटर का उसके अंदर क्या होगा? टर्न होगा। बेटे ये चीज़ आप लोगों को MCQ में आ सकती है कि इसका कितना डायामीटर है और एक टर्न जो है वो उसमें लेंथ कितनी है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, उन पब्लिश हुआ था कब? सॉरी, फ्रैंकलिन ने पब्लिश कर दिया था 1953 के अंदर, और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ये हमें स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है बेटे, उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था। मेन अगर पूछा जाए कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था तो मेनली नाम किसका आता है? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का भी कहते हैं और वॉटसन क्रिक मॉडल भी इसको कहते हैं। समझ आ गई है? उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि मॉलिक्यूल जो है, और मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिक्स विद बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड। डबल हेलिक्स है और उसके ऊपर कितने हैं? 2 स्ट्रैंड्स हैं। हेलिकल क्या होता है? स्प्रिंग की तरह का। डबल हेलिक्स 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ क्या हुई हुई हैं? स्ट्रिंग हुई हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद बेटे हम बात करते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल की। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें पॉइंट हम बात कर लेते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें जो डायामीटर होगा 2 नैनोमीटर होगा। डुप्लेक्स ऑफ डीएनए की बात करें, इसमें 2 पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, सॉरी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बेटे क्या होता है? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड किस तरह से होंगे कि एक तरफ ये 5 प्राइम एंड है तो दूसरी तरफ क्या है? देखें, दूसरी तरफ क्या है? 3 प्राइम एंड। और दूसरी चीज़ जिस जहाँ 3 प्राइम एंड है, दूसरे स्टैंड का वहाँ क्या होगा? 5 प्राइम एंड होगा। तो ये एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, और ये इधर जिसका 3 प्राइम एंड है और दूसरे का यहाँ पे क्या है? 5 प्राइम एंड है। ये एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। समझ आ गई है बेटे? अच्छा जी, अब उसके बाद डायामीटर हर टर्न के ऊपर, हर टर्न का कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि हर टर्न कितना होगा? 2 नैनोमीटर डायामीटर है और उसका टर्न कितने का होगा? 0.34 नैनोमीटर अपार्ट एक दूसरे के इतना दूर ये होंगे हर स्टैक। किसकी वजह से होंगे बेटे? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से ये क्या होगा? इन दोनों के दरमियान ये सेपरेशन रहेगी। और दूसरा ये कि जो न्यूक्लियोटाइड इंटरेक्शन है जिनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, उसकी वजह से भी ये क्या करेंगे? अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेंगे। ये आपके पास डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है बेटे। इसके हिसाब से आप देखें
कि एडेनिन बाइंड की थायामीन के साथ और उसके दरमियान कितना होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। गवानिन बाइंड करेगी साइटोसिन के साथ उसके दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। और ये दोनों अगर इधर एडेनिन है इस स्ट्रैंड पे तो इस साइड पे क्या होगा, थायामीन है। अगर इधर गवानिन है तो इधर साइटोसिन, और अगर इधर थायामीन है तो इधर एडेनिन। इस तरह से ये सारा डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ पूरा होता है। ये देखें, ये गवानिन थी उसके साथ क्या है, साइटोसिन, और ये एडेनिन थी उसके साथ क्या है, थायामीन, और इधर इनकी बॉन्डिंग भी शो हो रही है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। और उसके बाद जो इनका मेन स्ट्रिंग बनती है, ये शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये स्ट्रिंग बनेगी। और ये बेसिस क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके ये उसको स्ट्रैंड को मेंटेन करेंगी। समझ आ गई है बेटे, इनका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या करेंगी, ये मेंटेन करेंगी। ठीक है बेटे, यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, डीएनए की रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन देखें तो वॉटसन और क्रिक ने ये सजेस्ट किया था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटे, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो पहले अनजिप करेगा, ठीक है, उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड के, एक स्ट्रैंड के क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। फिर डीएनए की रेप्लिकेशन होगी सेमी कंजर्वेटिव मैनर के अंदर, और जिस तरह ओरिजिनल डुप्लेक्स था उस तरह का वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रैंड है वो दूसरे डुप्लेक्स का पार्ट बन जाएगा। बेटे कैसे होता है कि देखो, ये डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड है, अगर इधर थायामीन थी ये अनजिप होगा, पहले ये अनकॉइल होगा, फिर अनजिप होगा, ठीक है, फिर जिप होगा, फिर कॉइल होगा। इस तरह से होता है। कैसे बेटे, कि ये जो जिप है ये खुलेगी, ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे। यहाँ पे दूसरे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड इसका किस तरह एक्ट करेगा, एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम मीन्स की क्या होने लग जाएगी, ये 3 प्राइम एंड है ना बेटे, तो इस तरफ को क्या होने लग जाएगी, इसकी रेप्लिकेशन होने लग जाएगी। टी था, इसके साथ न्यू ए अटैच हो जाएगा, फिर न्यू सी अटैच हो जाएगा, फिर न्यू टी अटैच हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, न्यू से स्ट्रैंड बनता जाएगा। इसके साथ भी एक स्ट्रैंड बन जाएगा और इसके साथ भी एक और स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मैनर में क्या करेंगे, रेप्लिकेशन होगी। सेमी कंजर्वेटिव के एक न्यू स्ट्रैंड और एक पुराना स्ट्रैंड। अब ये स्ट्रैंड किसी और डुप्लेक्स का पार्ट बन जाएगा और ये स्ट्रैंड किसी और डुप्लेक्स का पार्ट बन जाएगा। मैं अभी ये चीज़ आप लोगों को शो करती हूँ बेटे। ये देखें बेटा, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब ये एक डुप्लेक्स है, ये एक पुराना स्ट्रैंड है। अब जब अनजिप होगा ये पुराना वाला ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड के साथ मिलके एक डुप्लेक्स बना देगा और ये क्या बना देगा, एक दूसरा डुप्लेक्स बना देगा। समझ आ गई है? इस तरह से डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मैनर में क्या होता है, ये इनकी रेप्लिकेशन होती है। समझ आ गई है? सेपरेशन दो स्ट्रैंड की हुई, कंजर्व हुए और सेकेंडरी स्ट्रैंड आके उसके अंदर अटैच हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन का जो ये हाइपोथेसिस था, ये भी प्रपोज किया जाता है कि ये कंजर्वेटिव मॉडल है कि पेरेंटल डुप्लेक्स जो है वो इंटैक्ट रहता है और डीएनए की कॉपीज़ को जनरेट करता है और जाके वो जो न्यू डीएनए के साथ डुप्लेक्स बना लेगा, ओल्ड के साथ डुप्लेक्स बना लेगा। लेकिन जो सही वाला मॉडल है वो कौन सा है कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर में ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस मैनर में हो रही है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर के अंदर हो रही है। नेक्स्ट बेटे हम लोगों ने पढ़ना है मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। बेटे मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ये प्रपोज किया था कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर 1958 के अंदर। किसने? मैथ्यू मीजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने इसको प्रपोज किया था। उन्होंने बेटे क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया किसके अंदर, मीडियम के अंदर, जहाँ पे हैवी आइसोटोप था। कौन सा? N15 का आइसोटोप था। ठीक है, और ये N15 इनकॉर्पोरेट हो गया था नाइट्रोजन बेस के अंदर
और उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करवाया किसके अंदर, N14 के अंदर। ये दोनों आइसोटोप्स वेरियस इंटरवल्स के अंदर उन्होंने क्या करवाए, कलेक्ट करवाए। समझ आ रही है बेटे। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि सबसे पहले सेवरल जनरेशन तक उनका जो डीएनए था वो डेंसर रहा, N15 रहा। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं बैक्टीरिया के अंदर एक और आइसोटोप डाल दिया, वो कौन सा था, N14 का डाल दिया था। और फिर उन्होंने उसको ग्रो करवाना शुरू करवा दिया। फिर उन्होंने जो डीएनए था उनको आइसोलेट किया और उसको सीजियम क्लोराइड के अंदर उसको स्पन किया, ठीक है। हाई स्पीड ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में उन्होंने उसको मूव करवाया, स्पिन से निकला ना स्पन, उसको रोटेट करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन में डाला, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला, जिसमें उसको सर्कल में घुमाते हैं सेपरेशन के लिए। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा ना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ा दिया गया और उसको सीजियम आइंस को जिन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया और उसको फोर्स किया कि वो बॉटम की तरफ चला जाए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर, और जिससे सीजियम क्लोराइड की ग्रेडियंट क्रिएट हो जाए और डेंसिटी क्रिएट हो जाए। डीएनए फ्लोट किया और सिंक कर गया ग्रेडियंट तक। फिर वो किस पोजीशन तक पहुंच गया, जहाँ पे डेंसिटी जो थी वो सीजियम की डेंसिटी से मैच कर रही थी। N15 डेंसर था N14 से, वो भी फिर वो माइग्रेट किया सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट तक। पहले एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया N15 के अंदर कुछ सालों तक, कुछ जनरेशन तक, सालों नहीं जनरेशन्स, कुछ जनरेशन तक वो N15 में ग्रो करता रहा। फिर उसको ग्रो किस में करवाया, N14 में ग्रो करवाया। उन्होंने बेटे डीएनए को सेपरेट करते गए। पहले जो N15 सिर्फ N15 पे ग्रो करवाया था उसका भी डीएनए सेपरेट कर लिया। फिर जब उसी बैक्टीरिया को N14 में लेके गए फिर उसको भी उन्होंने सेपरेट किया, उसके डीएनए को भी सेपरेट किया और फिर उसको भी सेवरल जनरेशन तक ग्रो करवाते चले गए। अब जो डिफरेंट डीएनए मिला था उसको उन्होंने स्पिन करवाया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, ताकि हम डीएनए को सेपरेट करके उसको प्रॉपर क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, ठीक है। जब उन्होंने उसको स्टडी किया, सारा जब डीएनए उन्होंने कलेक्ट करके उसको स्टडी किया, तो रिज़ल्ट जो निकले वो ये थे कि फर्स्ट राउंड जब रेप्लिकेशन का हुआ था ना, जब N15 ही था, पहला राउंड ही जब हुआ था, तो उसमें क्या था N15, जब N15 को N14 में डाला था तो पहले राउंड के बाद क्या था, डुप्लेक्स हाइब्रिड था। उसमें एक हैवी स्ट्रैंड था N15 वाला और दूसरा कौन सा था, लाइट स्ट्रैंड N14 वाला। जब उस हाइब्रिड को फर्दर उन्होंने रेप्लिकेशन करवाई तो 2 हैवी स्ट्रैंड थे, 2 लाइट स्ट्रैंड थे। इससे उनको ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव मैनर में क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ये देखो ये N15 का बैंड है, ये हाइब्रिड का बैंड है और ये हाइब्रिड सिर्फ और सिर्फ N14 का बैंड है, ठीक है। ये N15 वाला बैंड है और ये N14 और N15 दोनों वाला हाइब्रिड है और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ N14 वाला। N15 ये क्या था, ये बॉटम है, ठीक है। ये क्या है, बॉटम ऑफ द ट्यूब है। ये हैवी था तो बॉटम के करीब है, ये हाइब्रिड है तो इन दोनों के क्या है, दरमियान में है। समझ आ गई है। ये बेस रिजल्ट्स हैं मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के। यहाँ पे रेप्लिकेशन सेम थी, यहाँ पे एक पीक आई है, हाइब्रिड बैंड है, और यहाँ पे क्या है, N14 है, और यहाँ पे कितनी आई हैं, 2 पीक्स आई हैं। ठीक है बेटे, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अच्छी तरह से इसको लर्न करना है और जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो ज़रूर आप लोगों ने बेटे मुझे सेंड कर देना है। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।